एक लड़की पार्टी के बाद जागती है और यह देखकर आतंकित हो जाती है कि वह अपने आसपास के सभी लोगों के लिए अदृश्य हो गई है। सुबह से ठीक पहले नीम की शरीर झील के नीचे डूब जाती है। अचानक लड़की को होश आ जाता है और वह तुरंत सतह पर आकर तट पर रेंगने लगती है, डरी हुई और भ्रमित। नेव को एहसास होता है कि वह अपना फोन खो चुकी है। वह इधर उधर देखती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, जबकि कौवों का झुंड ऊपर से उड़ता है। पूरी तरह भीगी हुई नेव एक अंधेरे जंगल से गुजरती है, जहां भयानक पक्षी उसका पीछा करते रहते हैं। जल्द ही वह सड़क पर पहुंचती है और जल्दी से घर जाती है। इस बीच उसका सौतेला पिता डैनियल दौड़ से लौटता है और अपनी पत्नी मारिया, जो नेव की मां है, के पास जाता है, जो एक नई पेंटिंग पर काम कर रही है। उसे प्रेरणा की कमी महसूस होती है और वह अपने पति से मदद मांगती है। थोड़ी देर बाद वे अंडे इकट्ठा करने के लिए मुर्गी के डिब्बे की ओर जाते हैं, लेकिन एक भी अंडा नहीं मिलता। डैनियल सुझाव देते हैं कि शायद कुछ मुर्गियों को डरा सकता है और निगरानी फुटेज की जांच करने का फैसला करता है। अचानक वही कौवों का झुंड उनके घर के ऊपर से उड़ता है। इस बीच नेव का सौतेला भाई मैक्स अपने कमरे में जागता है। वह छत में खिड़की के जरिए आकाश में पक्षियों को देखता है और अचानक एक कौवा बेहोश होकर कांच पर गिर पड़ता है। उसे चौंका देता है। मैक्स मृत पक्षी को उठाता है और अपनी बहन केटी के कमरे में जाता है, जहां वह एक जंगली पार्टी के बाद अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। वह उसे बेजान कौवा दिखाता है और केटी घृणा से पीछे हट जाती है, उसको उससे दूर ले जाने के लिए कहती है। मैक्स नेवे को कौवा दिखाने का फैसला करता है, लेकिन उसका कमरा खाली पाता है। उसी समय मारिया वहां से गुजरती है और आश्चर्यचकित होती है कि नेवे गायब है। फिर मारिया केटी के पास जाती है और पूछती है कि नीव कहाँ हो सकती है, क्योंकि वे एक साथ पार्टी में थीं और साथ में वापस आने वाली थीं। हालांकि केटी जोर देती है कि नेव का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जल्द ही परिवार नाश्ते के लिए इकट्ठा होता है। मारिया किटी से पूछताछ जारी रखती है कि उसने आखिरी बार नेव को कब और कहां देखा था। किटी आश्वस्त है कि चिंता की कोई बात नहीं है। सुझाव देती है कि नेव शायद अपने जैविक पिता टॉम के घर पर रुक गई होगी, जो पार्टी में भी थे। फिर भी किटी एक विशेष ऐप का उपयोग करके नेव के ठिकाने की जांच करने का निर्णय लेती है। वह पुष्टि करती है कि नेव का फोन अभी भी उसी स्थान पर है जहां उन्होंने शाम बिताई थी, जिसका मतलब है कि वह सिर्फ एक तंबू में सो गई होगी। इस बीच नेवे घर वापस जा रही है। रास्ते में वह अबिंगटन वाइपर मोटरसाइकिल क्लब का एक साइन देखती है और हाल ही में हुई रेस की यादें उसके सामने आ जाती हैं। अचानक पड़ोसी का कुत्ता नेव पर भौंकने लगता है, लेकिन वह चिल्लाकर उसे डरा देती है। डैनियल नेव को खोजने के लिए निकल पड़ता है और जल्द ही खुद को रेसर के कैंप साइट पर पाता है, जहां पार्टी हुई थी। वहां वह नेव की दोस्त निक्की से मिलता है, जो उसे विश्वास दिलाती है कि उसने उसे पिछली रात के बाद से नहीं देखा। हालांकि ऐप यह संकेत करता है कि नेव कहीं आसपास होनी चाहिए, इसलिए डैनियल अपनी खोज जारी रखता है। जंगल में गहराई तक जाकर वह नेव का नंबर डायल करता है और पेड़ों के पास जमीन पर उसका फोन पड़ा हुआ पाता है। डैनियल तुरंत मारिया को कॉल करता है कि उसने नेव का फोन ढूंढ लिया है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वह सुझाव देता है कि हो सकता है कि नेवे ने बस उसे गिरा दिया हो और फिर अपने पिता टॉम के स्थान पर चली गई हो। मारिया को यकीन है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वह सुरक्षित रहने के लिए टॉम को फोन करने का फैसला करती है। इस बीच नेव घर लौट रही है और देखती है कि मैक्स आंगन में कौवे को दफना और उसकी तस्वीर ले रहा है। अंततः वह घर में प्रवेश करती है और अपनी मां को पुकारती है। नेव समझाती है कि उसकी सुबह बहुत अजीब थी और उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन मारिया अभी टॉम के लिए एक वॉइसमेल छोड़ रही है। अपनी बेटी की उपस्थिति से अनजान नेव को लगता है जैसे उसकी मां उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है और वह माफी मांगती है कि उसने यह सूचित नहीं किया कि वह पूरी रात घर पर नहीं रहेगी। हालांकि मारिया वास्तव में नेव को नहीं देख पाती और जब वह टॉम से संपर्क नहीं कर पाती तो पुलिस को कॉल करने का फैसला करती है। महिला नेव और उसके गायब होने की परिस्थितियों का वर्णन करती है, जिससे नेव को घबराहट होने लगती है। नेव अपनी मां का हाथ पकड़ती है, लेकिन मारिया को कुछ नहीं महसूस होता। फिर नेव अन्य तरीकों से उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। मैं यही हूँ। चिंतित होकर नेव केट के पास जाती है
वह भी उसे नहीं देखती। अचानक नेव एक दर्पण के पास जाती है और अपनी गर्दन पर एक बड़ा लाल निशान देखती है, जैसे उसे गला घोंटा गया हो। वह बाथरूम की तरफ दौड़ती है और अपने सिर और शरीर पर कई और घाव पाती है। वह शॉवर लेती है और रोती है, ये समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। डैनियल टॉम के घर जाता है और देखता है कि वह अपने घर के बाहर अपनी कार में सो रहा है। पार्टी। वह टॉम को सूचित करता है कि नेव गायब है, लेकिन टॉम सुझाव देता है कि वह शायद किसी एक तंबू में रुक गई हो। डैनियल टॉम से पूछता है कि उसने आखिरी बार नेव को कब देखा था, लेकिन टॉम विक्षेपकारी ढंग से जवाब देता है कि उसने समय नहीं देखा। डैनियल उसकी गैर जिम्मेदारी के लिए उसे डांटता है और अपनी सौतेली बेटी की तलाश जारी रखने का निर्णय लेता है। हालांकि टॉम कहता है कि वह अपने दोस्त विलियम को बुलाएगा और वह और मोटरक्रॉस वाले जो पार्टी में थे मदद करेंगे। इस बीच नेव शॉवर से बाहर आती है और कोहरे वाले शीशे पर एक संदेश छोड़ती है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। अपने कमरे में वह अपनी और अपने बॉयफ्रेंड जो की एक फोटो देखती है और उस रेस को याद करते हैं जिसमें उन्होंने एक साथ भाग लिया था। एक फ्लैशबैक में वे अपने परिणामों पर चर्चा करते हैं और जोसेफ नेव को कुछ टिप्स देता है, जबकि निक्की उन्हें देखती है। जल्द ही मारिया जोसेफ से मिलने जाती है। वह उसे बताता है कि उसने आखिरी बार नेव को रात लगभग 11:30 बजे देखा था, लेकिन भीड़ में उसे खो दिया। जोसेफ ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने सोचा कि वह घर चली गई। वह नेव की खोज में मदद करने की पेशकश भी करता है और अपने पिता को साथ लाने का वादा करता है। फिर केटी मैक्स के कमरे में घुस जाती है, कहती है कि उनके पिता चाहते हैं कि हर कोई नीव को खोजने में मदद करे। गलियारे में नीव मैक्स के पास जाती है और उसके गाल को छूती है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता और वह केटी के पीछे मैदान की ओर चल पड़ता है, जहां खोज दल इकट्ठा हो रहा है। पार्टी की झलकियां नेव के दिमाग में दौड़ती हैं और वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल जाती है। हालांकि वास्तव में मोटरसाइकिल गैराज में ही रहती है। रास्ते में वह याद करती है कि वह दौड़ में दूसरे स्थान पर आई थी और कैसे उसकी माँ और पिता ने उसके लिए चीयर किया था। उसी बीच मारिया मैदान में पहुंचती है और डैनियल उसे बताता है कि अब तक कोई अपडेट नहीं है। हालांकि विलियम को विश्वास है कि वे नेव को ढूंढ लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सभी दोस्तों को शामिल कर लिया है जो पहले से ही क्षेत्र की तलाश कर रहे हैं। क्या वे कोई शरीर ढूंढ रहे हैं? मारिया और डैनियल सभी को आश्वस्त करते हैं कि नेव ठीक होगी और फिर बच्चों को घर भेज देते हैं, क्योंकि पहले से ही काफी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। जल्दी ही नेव मैदान पर पहुंचती है, लेकिन एक बार फिर कोई उसे नहीं देखता। वह फिर से पार्टी को याद करती है जहां जोसेफ उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। अचानक वह देखती है कि एक अजनबी पर एक बाल्टी पानी उड़ेल दी गई है और वह जोर देती है कि वे गलत जगह देख रहे हैं। वह झील में है। ऐसा लगता है कि नेव जोसेफ के साथ मानसिक स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रही है ताकि वह उसकी बॉडी खोज सके। जंगल में खोज करते हुए मारिया की टॉम से मुलाकात होती है। वह बताता है कि नेव पिछली रात पूरी तरह सामान्य लगी, भले ही उनकी ज्यादा बात नहीं हुई। मारिया स्वीकार करती है कि पार्टी से एक रात पहले उनका झगड़ा हुआ था और उसे डर है कि शायद इसी वजह से नेव वापस नहीं आई है। हालांकि टॉम यह इंगित करता है कि नेव उसे प्यार करती है और उसके साथ ऐसा नहीं करेगी। उनकी बातचीत डिटेक्टिव क्रिस्टीन वाइट द्वारा बाधित हो जाती है। कौन पुलिस के आने से पहले उनकी मदद करना चाहता है? वह पूछती है कि नेव कहाँ गई हो सकती है और चिंता व्यक्त करती है कि दर्जनों खोजकर्ता किसी भी सबूत को खराब कर सकते हैं। अदृश्य नेव सब कुछ देख रही है और फिर उनका कुत्ता नेविल उसकी ओर दौड़ता है, मानो उसकी उपस्थिति को भांपते हुए, और उसे सहलाने की अनुमति देता है। डैनियल कुत्ते को बुलाता है, लेकिन रेबेल नेव का पीछा करता है जो और गहराई में जंगल में जाती है। डैनियल कुत्ते के पीछे जाने का फैसला करता है, सोचकर कि उसने नेव की गंध पहचान ली होगी। क्रिस्टीन खोजकर्ताओं को चेतावनी देती है कि किसी भी चीज को न छुएं ताकि पुलिस जांच में दखल न पड़े, और फिर सभी लोग रेबेल के पीछे चल देते हैं। ये पता चलता है कि नेव कुत्ते का उपयोग खोजकर्ताओं को झील तक पहुंचाने के लिए कर रही है। मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। समूह झील के किनारे रुकता है और उसी समय कौवों का एक झुंड ऊपर उड़ता है, फिर पानी के ऊपर मंडराने लगता है। निक्की को याद आता है कि उसकी दादी हमेशा उसे पक्षियों का पीछा करने के लिए कहती थीं, और जोसेफ महसूस करता है कि पानी में निश्चित रूप से कुछ है। वे झील में गोता लगाते हैं, जबकि नेव अपनी माँ के पास आती है, जो मुश्किल से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पा रही है, और उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। अंत में नेव का शरीर किनारे पर लाया जाता है। टॉम अपनी बेटी को जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उसे याद दिलाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जल्द ही पुलिस झील पर पहुंची और नव के चौंके हुए परिवार और दोस्त घर की ओर जाने लगे। सार्जेंट डायना आर्ड ने क्रिस्टीन को बताया कि उन्हें शरीर मिल गया है।
किनारे पर एक नाव है जो नेवे के मामले से जुड़ी हो सकती है। इस बीच जंगल में नेवे देखती है कि उसका पिता उसकी ओर गहरी नजर से देख रहे हैं और उसे महसूस होता है कि वह उसे देख सकते हैं। टॉम खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक भ्रांति है, लेकिन नेवे उसका पीछा करती रहती है। टॉम अपनी बेटी के भूत से दूर भागकर अपनी कार में कूदता है, लेकिन नेव अपनी मोटरसाइकिल पर उसके पीछे जाती है। फिर वह सड़क के बीच में रुक जाती है और अपने पिता से रुकने की विनती करती है, लेकिन वह नहीं सुनते और गलती से उसे टक्कर मार देते हैं। नेव को सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है और एक सदमे में टॉम उसकी ओर दौड़ता है। फिर नेव उठती है और अपने पिता से कहती है कि वह अभी भी यहाँ है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। शाम को नीव खुद को अपने पिता के घर पर पाती है। टॉम सदमे से निपटने की कोशिश में शराब पीने लगता है, लेकिन नीव समझती है कि वह ऐसी हालत में उसकी मदद नहीं कर पाएगा। वह समझाती है कि उसे अब प्यास नहीं लगती। नीव कहती है कि यह बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं, जैसे कि उसे पीटा गया हो। हालांकि उसे पिछले कुछ दिनों का विवरण याद नहीं है। वह टॉम से पूछती है कि वह पार्टी में क्या कर रही थी और किसके साथ थी। वह उसे बताता है कि उसने उसे कैंपफायर के पास देखा और वह उदास लग रही थी, लेकिन फिर वह नाचने चली गई और वह उसे नजरों से खो बैठा। टॉम कुछ समय के लिए अकेले रहने को कहता है, लेकिन नेवे जिद करती है कि वह इस दुनिया से नहीं जाएगी जब तक वह यह पता नहीं लगा लेती कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। इस बीच नेव के शरीर को मुर्दा घर ले जाया जाता है और वह उसका पीछा करती है। वह अपने शरीर को देखती है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। नेव अपने उंगली पर एक घाव देखती है और उसे पार्क में एक चक्री से जलने की बात याद आती है। थोड़ी देर बाद वह सुनती है कि कोरोनर उसके चोटों का वर्णन कर रहा है। पता चलता है कि उसे बेल्ट से गला घोंटा गया था और गला घोंटने के निशान में पेंट या धातु का एक टुकड़ा मिला है, जिसे विश्लेषण के लिए भेजा गया है। फिर कोरोनर पोस्टमार्टम शुरू करता है। इससे नेव डर जाती है और उसकी भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि कमरे की रोशनी झिलमिलाने लगती है। बाद में टॉम नेव के परिवार के घर आता है, क्योंकि मारिया उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रही है। उसे डैनियल द्वारा स्वागत किया जाता है, जो बताता है कि डॉक्टरों ने उसे सेडेटिव्स दिए हैं और अब वह सो रही है। डैनियल टॉम को अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है और वे इस बारे में बात करते हैं कि लोगों के मरने के बाद क्या होता है। टॉम मानता है कि उनकी आत्माएं कहीं जाती हैं, लेकिन डैनियल को यकीन है कि यह बस अंत है। वह यह भी सुझाव देते हैं कि टॉम आधिकारिक पहचान के लिए उनके साथ आए, लेकिन टॉम मना कर देते हैं, कहते हुए कि उन्होंने पहले ही काफी देख लिया है। श्मशान में कोरोनर डायना और क्रिस्टीन को बताते हैं कि नेवे की मृत्यु गला घोंटने से हुई थी और वह पानी में मरने के बाद पहुंची थी। इसके अलावा विश्व विज्ञान रिपोर्ट दिखाती है कि नेवे के शरीर में अल्कोहल और एक्सटेसी था। कोरोनर का मानना है कि नेवे ने स्वेच्छा से दवाएं नहीं ली, किसी ने उन्हें उसकी ड्रिंक्स में मिलाया होगा। उस रात नेव घर लौटती है और डेनियल को टॉम से अलविदा कहते हुए देखती है। वह अपने पिता को बताती है कि कोरोनर को क्या लगता है कि उसके साथ पिछली रात क्या हुआ था। वह यह भी जोर देती है कि उसने केवल उन्हीं लोगों से पेय पिया जिन पर उसे भरोसा था। इसका मतलब है कि किसी परिचित ने ही उसे नशीला पदार्थ दिया होगा। इस बीच मैक्स जागता है और देखता है कि टॉम उनके दरवाजे पर खुद से बात कर रहा है। टॉम जल्दी से घूम जाता है और मैक्स जल्दी से अंदर चला जाता है। बाद में उस रात अपने कमरे में नीव को याद आता है कि कैसे केटी ने उससे पार्टी में क्या पी रही थी पूछा था। नेव ने जवाब दिया कि यह बियर था जो किसी ने उसे दी थी। अगले सुबह दुखी डैनियल और मारिया अपनी बेटी की पहचान करने और अंतिम विदाई कहने जाते हैं। नेव भी वहां है, अपनी माँ का हाथ थामे हुए, लेकिन मारिया फिर भी उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रही है। उन्होंने तुमसे बहुत प्यार किया, तुम प्यारे थे। उसी दिन टॉम उन चिट्ठियों और उपहारों को देखता है जो चिंतित लोगों द्वारा उसे भेजे गए थे। जैसे ही वह वाइन की बोतल खोलने वाला होता है, नेव अंदर आ जाती है और उसे बताती है कि उसे उसका कंप्यूटर चाहिए। वह अपनी दोस्त के सोशल मीडिया पर पार्टी की तस्वीरें ढूंढना चाहती है ताकि याद कर सके कि वह किससे बात कर रही थी। टॉम उसे बताता है कि उसे खेद है कि वही अकेला है जो नेव को देख सकता है। वह समझाता है कि उसे एक वेबसाइट मिली थी जो मल्टीवर्स थ्योरी पर चर्चा कर रही थी, जो यह सुझाव देती है कि एक व्यक्ति अन्य दुनियाओं में निधन के बाद भी अस्तित्व में रहता है। टॉम का अटकल है कि नेव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन नहीं है। जैसे ही नेव फोटो देखती है, उसे याद आता है कि निक्की ने उसे बियर देने की पेशकश की थी। वह अपने पिता से कहती है कि वह पार्टी में सभी लोगों के नाम लिख ले, जबकि वह घर जाने का फैसला करती है।
जैसे ही वह अपनी बाइक के पास आती है, उसे याद आता है कि कैसे दौड़ एक टक्कर में खत्म हुई जब वह एक राइडर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। क्लब में नेव निक्की के फोन पर फोटो देखती है और फिर देखती है कि निक्की और जोसेफ अपनी अगली ट्रेनिंग सेशन की तैयारी कर रहे हैं। जब जोसेफ कपड़े बदलता है तो नीव उसके सीने पर एक चोट देखती है। इससे पहले कि ज्यादा समय बीते, उन्हें विलियम द्वारा बाधित कर दिया जाता है, जो कहता है कि उन्हें पुलिस के पास जाकर बयान देना चाहिए। वह पूछता है कि क्या उन्होंने पार्टी में ऐसा कुछ देखा जो जांच में मदद कर सकता है, लेकिन लोग हिचकिचाते हुए कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी और कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही विलियम चले जाते हैं, निक्की पूछती है कि क्या वे अभी भी यह कहानी बनाए रखेंगे कि उन्हें कुछ याद नहीं है, और जोसेफ पुष्टि करता है कि वे ऐसा ही कर रहे हैं। यह नेव के लिए एक चेतावनी संकेत है और उसे एहसास होता है कि ये लोग उसकी मौत में किसी तरह शामिल हैं। नेव फिर दूसरे कमरे में जाती है और जासूसों और अपनी मां को देखती है जो सभी गवाहों से बयान देने को कह रहे हैं। उपस्थित सभी लोग सक्रिय रूप से चर्चा करने लगते हैं कि क्या हुआ, और नेव चिल्लाती है कि उन्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अचानक क्लब सचमुच खाली होने लगता है। डरी हुई नेव बाहर जाती है और टॉम के पास लौटती है। वह उसे बताती है कि उसने निक्की और जोसेफ की भागीदारी का पता लगाया है और फिर से तस्वीरों को देखती है। एक चित्र में वह उस लड़की को देखती है जिसने उसे स्पार्कलर दिया था। टॉम लड़की को एलेक्स वाइट के रूप में पहचानता है, जो जोसेफ की कजिन है, और उल्लेख करता है कि उसने उसे तब पढ़ाया था जब वह छोटी थी। एक और फ्लैशबैक में एलेक्स ने नेव को बताया कि वह पर्यावरण संरक्षण में काम करती है, लेकिन खुद का समर्थन करने के लिए गैस स्टेशन पर काम करना पड़ता है। वर्तमान में टॉम और नेव गैस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं और नेव अपने पिता से एलेक्स से बात करने के लिए कहती है। पहले वह खुद गैस स्टेशन के पास जाती है, यह पुष्टि करने के लिए कि एलेक्स वहां काम कर रही है। नेव के आश्चर्य के लिए एलेक्स उसे भी देख सकती है। एलेक्स को नहीं पता कि नेव मर चुकी है और कहती है कि पार्टी में उनका समय शानदार बीता। नेव पूछती है कि एलेक्स ने उसे और किसके साथ देखा। एलेक्स बताती है कि उसने नेव को निक्की के साथ देखा और फिर जोसेफ उनके पास आया। नेव जोसेफ के साथ जंगल में चली गई, जिससे एलेक्स हैरान हो गई क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि नेव उसे जैसे लड़कों में रुचि रखती है। नेव एलेक्स को जानकारी के लिए धन्यवाद देती है और उसे सतर्क रहने का आग्रह करती है। इस बीच टॉम को डेनियल से एक संदेश मिलता है। कौन नेवे की विदाई आयोजित करने पर चर्चा करना चाहता है। नेवे टॉम के साथ कार में लौटती है और साझा करती है कि एलेक्स उसे देख सकती है। टॉम खुश है कि उसे उसके अलावा कोई और देख सकता है और आशा करता है कि मारिया भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकेगी। वह नेव को डेनियल के मैसेज के बारे में बताता है और उल्लेख करता है कि उसे उनके घर पर रुकना होगा। नेव अपने पिता से उसे पार्टी के स्थान पर छोड़ने के लिए कहती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नेव जोसेफ से झगड़ा कर रही है क्योंकि उसे एबिंगडन में कोई भविष्य नहीं दिखता और वह एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए वहां से जाना चाहती है। हालांकि जोसेफ इस बात से नाराज है कि वह सोचती है कि वह उससे बेहतर है और उसे पीछे छोड़ने का इरादा रखती है। सोचो मत कि यह खत्म हो गया है। वर्तमान में नीव का परिवार उसकी विदाई पर चर्चा करता है और उसकी तस्वीरें देखता है। मारिया परेशान है कि पूरा शहर उसकी बेटी के बारे में बात कर रहा है, जबकि उसकी मौत के जिम्मेदार लोग अभी तक नहीं मिले। अचानक टॉम ने यह स्वीकार करने का फैसला किया कि वह अब भी नीव को देख सकता है और वह अब भी अदृश्य रूप से उसके साथ मौजूद है। मारिया को गुस्सा आ जाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पूर्व पति की बातें सिर्फ नशे में बकवास हैं, और डेनियल उसे बाहर निकाल देते हैं। टॉम घर लौटता है और फिर से पीना शुरू कर देता है। इसी बीच मारिया अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है और मैक्स और केटी उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। सुबह पेट्रोल पंप पर एलेक्स नए अखबार लगा रहा है और फ्रंट पेज पर नेव की फोटो देखकर हैरान है। थोड़ी ही देर बाद जोसेफ अपनी मोटरसाइकिल की सवारी के बाद घर आता है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने बयान दिया और जोसेफ जवाब देता है कि उसने दिया। वह अचानक उसके ऊपर का लैंप नियम की उपस्थिति और भावनाओं के कारण झिलमिलाने लगता है क्योंकि वह पास में है और स्पष्ट रूप से उसकी मौत के लिए उसे दोषी ठहरा रही है। क्या आप इस दुनिया में वापस आने का मौका चाहेंगे जब आप चले जाएंगे, या उन प्रियजनों को देखने का जो गुजर चुके हैं? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें भी प्रेरणा मिलती है। चलिए फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।